Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you're new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ये टॉपिक नंबर 5 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से कुछ सब पॉइंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थियरी। यदि आपने इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इसका कुछ पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ पार्ट आने वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन से। जो ये मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन है वो एक्चुअली आया आफ्टर डार्विनिज्म, जब म्यूटेशन थियरी और नेचुरल सिलेक्शन थियरी आ चुके थे। तो जो स्टडीज था जिससे ये प्रूफ होता था कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है या फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन कैसे हुआ और उस फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ से आज का ये लाइफ ऑन अर्थ कैसे प्रोड्यूस हो पाया, उसके लिए क्या स्टडीज थे वो थे जेनेटिकल, इकोलॉजिकल, एंटामोनिकल, ज्योग्राफिकल। और इन स्टडीज ने ये हेल्प किया हमें जानने के लिए कि लाइफ किस तरह से इवॉल्व हुए। इन स्टडीज में ये दो थियरीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है म्यूटेशन थियरी एंड नेचुरल सिलेक्शन थियरी। ये दोनों थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो आर फिशर थे, हेल्डेन, ठीक है, ये साइंटिस्ट जो थे सारे, इन सब ने अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए। इन सब के वजह से आज के डेट में ये थियरी मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है एंड मोस्ट एक्सप्लेनिंग थियरी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। स्टीवेंस ने अपने बुक में जो उन्होंने लिखा था दैट इज इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज के लिए 5 मेन की फैक्टर्स दिए हैं। उन्होंने 5 की फैक्टर्स दिए हैं जिसके वजह से न्यू स्पीशीज का आगमन हुआ अर्थ पे या फिर पुराने स्पीशीज से न्यू स्पीशीज बने। पहला था जीन्स म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन ऑब्वियसली एक कोई न्यू वेरिएशन लाएगा और जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज का जनरेशन होगा। नेक्स्ट, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या फिर क्रोमोसोम नंबर। नेक्स्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये मेन 5 की फैक्टर्स थे जो एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज कर रहे थे। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन मतलब सारे इंडिविजुअल जो ओ स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, बर्ड पॉपुलेशन। ओके, अब इन पॉपुलेशंस में मतलब सबका जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन अलग, एनिमल पॉपुलेशन अलग, इन सब पॉपुलेशन में जो स्मॉल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से जो इंटरैक्ट करते हैं उसे कहते हैं इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस। ऐसे स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कहते हैं मेडेलियन पॉपुलेशन। तो मेडेलियन पॉपुलेशन मतलब क्या, पहले आपको समझना होगा। पॉपुलेशन मतलब सेम दिखने वाले स्पीशीज का एक पूरा ग्रुप, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। ऐसे सेम दिखने वाले जो स्पीशीज हैं उनमें जो इंटरैक्शन हो रहा है, तो ये एक पॉपुलेशन है, ये दूसरा पॉपुलेशन है, ये तीसरा पॉपुलेशन है। ठीक है, ये तीनों पॉपुलेशन में जो इंटरैक्शन होगा या पॉपुलेशन जो ये स्मॉल ग्रुप में होंगे वो होंगे इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। और ऐसे स्मॉल स्मॉल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन को कहेंगे मेडेलियन पॉपुलेशन।
तो जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनके टोटल नंबर ऑफ जीन्स में मेडेलियन पॉपुलेशन के प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे जीन पूल। तो जीन पूल है क्या बेसिकली, देखिए जीन पूल का डेफिनेशन पूछा जाता है तो जीन पूल एक्चुअली होता है टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब ये सारे मेडेलियन पॉपुलेशन में, ये एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये सारे मेडेलियन पॉपुलेशन में उनके हर एक जीन्स का जो सम होगा उसे कहेंगे जीन पूल। जीन पूल को सिंपली समझना है तो जीन पूल मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन हर एक इंडिविजुअल में जो प्रेजेंट है इस पॉपुलेशन में उसे कहेंगे जीन पूल। तो जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं हर एक इंडिविजुअल से वो जीन पूल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन को बनाते हैं जिससे जीन जो है आगे की जनरेशन के लिए सिलेक्ट होती है। नेक्स्ट है जो माइग्रेशन होता है पॉपुलेशन का उससे जीन पूल अल्टर होता है। तो यदि कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो यहाँ पे इस साइड पे ही था और इस साइड पे एक दूसरा पॉपुलेशन है तो सपोज इसमें से एक जो है ये वाला एक कोई भी इसमें से इस साइड के पॉपुलेशन से एक इस साइड माइग्रेट हो गया तो उससे क्या होगा, यहाँ का जीन पूल अल्टर हो जाएगा और यहाँ का भी, क्योंकि यहाँ जीन पूल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक जो है ऑर्गेनिज्म जो है माइग्रेट हो चुका है और यहाँ का जो है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ चुका है। तो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से जीन पूल अल्टर होता है। तो जो जीन पूल है वो चेंजेस क्यों होता है, क्योंकि वहां रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय अदर, उससे भी मेडेलियन पॉपुलेशन में चेंजेस आता है या जीन पूल में चेंजेस आता है। तो जीन पूल जो है दो रीजन से चेंज हो सकते हैं। पहला क्या है, माइग्रेशन। तो आप याद रखिए जीन पूल दो रीजन से चेंज होते हैं। पहला होता है माइग्रेशन जिसके वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से जहां से गया वहां डिक्रीज होगा जीन पूल और जहां गया वहां इंक्रीज होगा, या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पैदा होने से, क्योंकि कभी कभी जनरेशन चेंज में जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, उससे भी जीन पूल में डिफरेंस आ सकता है। अब जो जीन्स होते हैं वो एक्चुअली कोई भी क्रोमोसोम पे, तो सपोज ये आपका क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे कोई भी जीन्स जो है वो लिनियरली एक डेफिनेट पोजीशन पे अरेंज होते हैं। तो सपोज ऐसे इस पोजीशंस पे जीन्स अरेंज है। तो मेडली के हिसाब से हर एक जीन जो है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हर एक जीन एक पर्टिकुलर जो है फिनोटाइप या जीनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हर एक जीन का जो है दूसरा एक अली प्रेजेंट होता है। करेक्ट, तो हर एक जीन का दूसरा एक अली प्रेजेंट होता है जो नेक्स्ट वाले क्रोमोसोम जो उसके साथ है होमोलोगस उसके साथ प्रेजेंट होगा। तो जो पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है इस अली का, तो ये अली मतलब जो पेयर में पाए जाने वाले जीन्स हैं, तो वो प्रोपोर्शन अली का जीन पूल में टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अली एट अ गिवन लोकस, कि नंबर ऑफ अली एट दिस पोजीशन, पूरे जीन पूल में कितने अली होंगे, उन दोनों के रेशियो को कहेंगे जीन फ्रीक्वेंसी। तो बहुत बार पूछा जाता है जीन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, तो याद रखें जीन फ्रीक्वेंसी मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ अली इन जीन पूल, प्रोपोर्शन ऑफ अली इन जीन पूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अलीज एट गिवन लोकस। ठीक है, तो जितना प्रोपोर्शन होता है एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ जीन का, दैट इज अली का, एक पूरे जीन पूल में डिवाइड बाय जितने अली प्रेजेंट है उस गिवन लोकस पे, उस गिवन पोजीशन में पूरे जीन पूल पे। नेक्स्ट, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी जो है 5 मेन फैक्टर से अफेक्ट होता है, जिसे ये 3 मेन कॉन्सेप्ट में गिना गया है। पहला है जेनेटिक वेरिएशन, जो हो सकता है ड्यू टू म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन या फिर माइग्रेशन। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा है आइसोलेशन। तो याद रखें जो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी है वो ये 3 मेन पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से आज हम इवोल्यूशन एक्सप्लेन कर पाए हैं। पहला है जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और फिर आइसोलेशन।
जिसमें से जेनेटिक वेरिएशन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन जो होता है ड्यू टू म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं जेनेटिक वेरिएशन होता क्या है। तो जो चेंज होता है जीन में या जीन फ्रीक्वेंसी में उसे कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। मतलब जो भी चेंज होगा एक पर्टिकुलर जीन में या जीन के फ्रीक्वेंसी में उसे क्या कहेंगे, जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन में सबसे पहला है जो है जीन म्यूटेशन। तो कोई सर्टेन परमानेंट और हेरिटेबल चेंज हो जाए उसे कहते हैं म्यूटेशन। तो ये क्वेश्चन है होगा व्हाट इज म्यूटेशन। तो कोई भी सर्टेन, परमानेंट और हेरिटेबल, सर्टेन मतलब अचानक, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, हेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होने वाला कोई भी ऐसा चेंज हो जाए उसे हम कहेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन एक्चुअली कोई भी जीन में होता है जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या फिर क्रोमोसोम नंबर पे। तो म्यूटेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो म्यूटेशन जीन में हो रहा है या फिर क्रोमोसोम नंबर पे। म्यूटेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जीन से रिलेटेड है उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। सो व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन? जो म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जीन से रिलेटेड है और जीन म्यूटेशन की वजह से वहां पे फिनोटाइप चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म का, जिसके वजह से वेरिएशन आ जाता है। तो यहां मैंने एग्जांपल लिया है जीन म्यूटेशन का। तो ये जो है पेरेंट का जीन है जिसमें जो है नेक्स्ट इसमें जो है चेंजेस आ गए हैं या फिर यहाँ पे जीन में जो है चेंजेस आने की वजह से इसे कह सकते हो आप म्यूटेशन हो गया। ये सर्टेन चेंज था, ये परमानेंट भी है क्योंकि ये आगे ऐसे ही फॉरवर्ड होगा और ये हेरिटेबल भी है। और ये जो चेंजेस हो गए यहाँ पे तो उसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे वेरिएशन आ गया है। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन स्पेशली सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है क्योंकि उनके गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये एक पर्पल और एक येलो आप देख सकते हो, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम में उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड, तो ये एक सिस्टर क्रोमेटाइड है और ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटाइड। तो अब ये पर्पल और येलो में एक्सचेंज होगा, दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड में यहाँ पे एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जिसकी वजह से होता है क्रॉसिंग ओवर। तो आप देख सकते हो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स के होमोलोगस क्रोमोसोम में वहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाए तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है हो गया क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को रिजल्ट करता है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है दो अपोजिट गैमेट्स के बीच में तब वहां पे वेरियस रिकॉम्बिनेशंस होते हैं इस तरह के, और इन रिकॉम्बिनेशंस के वजह से फिनोटाइपिक वेरिएशंस आते हैं जिसकी वजह से वहां पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलीज हो जाता है। इसलिए हमेशा आप देखिएगा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो किसी भी एक पेरेंट की तरह पूरी तरह नहीं दिखता और उसके कुछ जो फिनोटाइप हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, ना मदर पे ना फादर पे जाते हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है। नेक्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो होता है मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये एक पॉपुलेशन है ग्रीन बग्स का और ये एक पॉपुलेशन है ब्राउन बग्स का। अब ये एक ब्राउन बग ब्राउन पॉपुलेशन से ग्रीन पॉपुलेशन में मूव हो रहा है, मतलब आउट हो रहा है यहां से और यहां पे इन हो रहा है। तो कोई भी जीन फ्लो कब होगा? जब कोई भी मूवमेंट ऑफ जीन होगा इन या आउट ऑफ पॉपुलेशन। जीन मूवमेंट हो सकता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे आप यहां देख सकते हो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट हो रहा है, या फिर गैमेट्स की वजह से जैसे डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स, या फिर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए की वजह से जहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
जीन फ्लो ऑब्वियसली अल्टर कर देता है जीन फ्रीक्वेंसी, जिसके वजह से इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। कोई भी रैंडम फ्लक्चुएशन या अल्टरेशन आना अलील की फ्रीक्वेंसी में, जिसके लिए नेचुरल पॉपुलेशन जो है वहां पे प्योर चेंजेस आ गए हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो प्योर चांसेस की वजह से वहां पे रैंडम फ्लक्चुएशन या फिर अली फ्रीक्वेंसी में हुआ। ये क्यों होता है? ये देखिए, स्टेटमेंट थोड़ा सा टफ है अंडरस्टैंड करने के लिए, पर ये होता क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, जैसे हमने यहाँ फ्रॉग का पॉपुलेशन लिया, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वहां पे कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फ्लड हो गया या फायर हो गया, वॉल्केनो आ गया, कुछ तो हुआ जिससे कोई पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो टोटली इलिमिनेट हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन अब रिड्यूस हो जाएगा। और ये पॉपुलेशन रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जो है अलीज उस पॉपुलेशन में से इलिमिनेट हो जाएंगे, और इसके वजह से अब टोटली डिफरेंट पॉपुलेशन आपको दिखेगा। और ये स्मॉलर पॉपुलेशन में जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांसेस है वो बढ़ चुके थे, और इसलिए यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो है पॉपुलेशन का पार्ट टोटली, एक पर्टिकुलर अली टोटली पॉपुलेशन में से आउट हो चुका है। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के वजह से जहां पे टोटल चेंजेस आप देख सकते हो, ग्रीन फ्रॉग्स कितने कम थे, अब कितने ज्यादा हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वहां पे नेचुरल कैलामिटी हुई, जिसके वजह से एक पार्ट अली का टोटली नष्ट हो चुका है, और इसके वजह से यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ गए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक मेन फैक्टर है फॉर इवोल्यूशनरी चेंज। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो जो स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है क्रोमोसोम में ड्यू टू रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस। तो क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस मतलब क्रोमोसोम में चेंज आना, क्योंकि वहां पे कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। इस चेंजेस में जीन रीअरेंज होते हैं, उनका ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन जो है ये 4 रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला है डिलीशन। डिलीशन में आप देख सकते हो, यहां पे आप डायग्राम की तरफ ध्यान दें, डिलीशन में आप देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर जीन क्रोमोसोम से लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पे पेरेंट में A B C D E F G H इतने जीन्स थे, बट आप देखोगे नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे D जीन गायब है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया है एक पर्टिकुलर जीन का, जो यहाँ होना चाहिए था वो लॉस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हो गया डिलीशन। नेक्स्ट है ड्यूप्लीकेशन। ड्यूप्लीकेशन में पर्टिकुलर सेगमेंट जीन का अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, रिपीट कर लेता है या डबल कर लेता है। जैसे ये बी और सी सेगमेंट ने यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर लिया है, तो यहाँ ए बी सी डी ई होना चाहिए, बट यहाँ पे है ए बी सी डी ई, मतलब एक पर्टिकुलर बी सी सेगमेंट ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया है, इसलिए डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का वो ब्रेक हो जाएगा, फिर 180 डिग्री से रोटेट होगा और वापस उधर ही अटैच हो जाएगा जहां से वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली कोई लॉस या गेन नहीं होता है जीन का, बट यस वहां जो अरेंजमेंट है जीन का वो इंटरचेंज हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे बी सी डी ई सेगमेंट ब्रेक हो गया, वो ब्रेक होने के बाद जैसे बी सी डी ई ब्रेक होने के बाद उसने पूरा 180 डिग्री का रोटेशन किया, जिससे ई अब आपके लेफ्ट में आ गया, फिर आया डी, फिर सी और राइट में आ गया बी। तो पूरी तरह वो मिरर इमेज बन गए हैं, मतलब एकदम 180 डिग्री से रोटेट हो चुके हैं। अब ये वापस जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब किस सीक्वेंस में जुड़ेगा? इस सीक्वेंस में जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे सपोज नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो रहा है, तो ये टोटली अपने आप को पूरी तरह 180 डिग्री से घुमा के जुड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ए बी सी डी जो है ब्रेक हुआ है, तो ए बी सी डी में से अब हो जाएगा वो डी सी डी 180 डिग्री से रोटेट होने के बाद, और फिर वो डी सी डी के रूप में ज्वाइन होगा।
तो यहाँ पे सेगमेंट ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, बट यस उसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो ये हो रहा है इन्वर्जन। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में एक्चुअली ट्रांसफर होता है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का या सेट ऑफ जीन्स का फ्रॉम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन। तो वहां पे बेसिकली होता क्या है, एक क्रोमोसोम है जिसका ए बी पार्ट ब्रेक हो जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम है जो उससे नॉन होमोलोगस है, मतलब ना उसकी तरह है, उसमें से कोई दूसरा पार्ट जैसे एम एन ओ उसकी जगह आके जुड़ जाएगा। तो ए बी की जगह एम एन ओ ने ले लिया है, जो एक्चुअली नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम से आया है, और इसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है टोटली एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से, और ये अफेक्ट करता है नेचुरल ट्रांसपोज प्रेजेंट इन द सेल, मतलब ये बहुत बड़ा म्यूटेशन या इवोल्यूशन लाने में जो है काबिल होता है। और इसके आगे का जो है नेचुरल सिलेक्शन, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज की मेरी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यदि आपके पास कोई डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, आप मुझे askyourdoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, या नीचे दिया कमेंट बॉक्स में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले, it is during our darkest moments that we must focus to see the light. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.